हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 9 का 11 और 12 अप्रैल को एग्ज़ाम है। 2 दिन में ही आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा और बहुत ही कम समय बचा है। लगभग 5 से 6 दिन का समय आप लोगों के पास बचा है परीक्षा का तैयारी करने के लिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास 9 का 2023 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा और इसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जेक ने भी अपना मॉडल क्वेश्चन 2023 के लिए रिलीज किया है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी देखना मत भूलिएगा। और मैंने भी 2023 के लिए एक अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन तैयार किया है आप लोगों के लिए जेक बोर्ड क्लास 8 के लिए। उसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे भी आप देख लीजिएगा। टोटल 3 वीडियो, एक जो मैंने अनऑफिशियल मॉडल सेट किया था वो, दूसरा जेक के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन रिलीज किया गया है वो, और थर्ड ये वाला वायरल क्वेश्चन। तीनों वीडियो देख लीजिएगा आप, तो आराम से आपका A+ परसेंटेज आ जाएगा, A+ मार्क्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीनों वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिया है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका आराम से A+ रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम लोग 2023 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वायरल क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का 40 पूर्णांक रहेगा, 40 MCQ क्वेश्चन रहेगा और 10 नंबर आपको स्कूल के तरफ से इंटरनल असेसमेंट के थ्रू दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। ये क्वेश्चन तो क्लास 9 जेक बोर्ड के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। ऑप्शन भले कुछ अलग अलग रह सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो ये कंफर्म रहेगा, अपरिमेय संख्या कौन है, और आंसर इसका पाई रहेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय के जगह में परिमेय संख्या भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या भी आपको ध्यान में रखना है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपरिमेय पूछा है, इसलिए पाई होगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, 4/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 4 को भाग देंगे हम लोग 3 से, तो इसका जो भागफल आएगा उसका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, शांत रहेगा या अनवसानी आवर्ती रहेगा, अनवसानी अनावर्ती रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अनवसानी आवर्ती इसका आंसर होगा, दशमलव प्रसार। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, 3 जोड़ √3 ब्रैकेट 3 - √3 बराबर है। तो यह किसके बराबर है। तो देखिए ये एक फॉर्मूला में फिट हो रहा है, A+B इंटू A-B, और इसका वैल्यू होता है A² - B²। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। A² यानी कि 3 है यहाँ पर A के स्थान में, तो 3 का स्क्वायर, फिर -√3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 3 × 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास बचेगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, 7 का घात 6/5 भागा 7 का घात 1/5 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर भागा है बीच में, बटे यानी कि भागा है, और जब भागा रहता है और दोनों का आधार सेम रहता है तो हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। तो 7 पावर को माइनस करते हैं, ठीक है। 7 का घात 6/5 माइनस 1/5 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 7 का घात यहाँ पर इसका 5 हो जाएगा और 6 माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो 7 का घात हो जाएगा 5/5, कट जाएगा तो 7 का घात 1 बचेगा। 7 का घात 1 यानी कि 7 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, बहुपद x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3 का घात क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात जो होगा वही आंसर होगा। सबसे बड़ा घात 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर पहला। फिर देखिए 6 नंबर, बहुपद Px = 2x - 1 का शून्यक क्या होगा। शून्यक निकालना है, यानी कि 2x
प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, 2x बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर -1/2, -1/2 इसका आंसर हो जाएगा, -1/2, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, बहुपद 2 - x² + x में x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक क्या है? यहाँ पर देखिए x² का गुणांक -1 है। x² किसी के साथ यहाँ पर गुना में नहीं दिख रहा है, लेकिन एक तो रहता ही है सब में, और माइनस है तो -1 इसका आंसर हो जाएगा, -1 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, x³ + 3x² + 3x + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग शून्यक निकालेंगे। x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, x का वैल्यू -1 आ गया है, और -1 का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। देखिए x का क्यूब को सोल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 3, फिर x² है तो -1 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग इसको लिखते हैं इंटू 1। ठीक है, -1 -1 +1 हो जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू -1, फिर +1। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर -1 इसको लिख देते हैं, फिर इसको सोल्व करेंगे तो +3 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे इतना सा, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर +1 है, +1। अब यहाँ पर गौर से देखिए, -1 +1 कट गया, +1 +3 और यहाँ पर -3 कट गया, तो यहाँ पर 0 बचेगा। 0 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए 9 नंबर, x² + y² + z² - 2xy + 2yz - 2zx बराबर है। ये तो फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, x - y - z का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। फिर देखिए 10 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है, x - y/5 - 10 = 0 को ax + by + c = 0 में व्यक्त करने पर a, b तथा c का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए a, b और c का मान बताना है, तो मैं जूम करके यहाँ पर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ये वाला x से पहले यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर b है, b यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर y के बगल में 1 है, तो 1/5 b का वैल्यू हो जाएगा, लेकिन -b है तो -1/5 b का वैल्यू हो जाएगा, b का वैल्यू -1/5। फिर देखिए c का वैल्यू, यहाँ पर c है, c का वैल्यू -10, तो c का वैल्यू -10, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर दिया हुआ है। पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर b का वैल्यू गलत है, यहाँ पर b का वैल्यू गलत है, क्योंकि -1/5 होना चाहिए। अगला ऑप्शन है, यहाँ पर c का वैल्यू गलत है, -10 होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1/5, c का वैल्यू -10। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर की ओर। दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का आलेख कैसा होगा? एक सरल रेखा, दो सरल रेखा, वृत्त या बिंदु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एक सरल रेखा। इसे भी आपको याद करना है। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, x - 2y = 4 का हल है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन एक कन्फर्म आप लोगों का आएगा हल करने के लिए, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले एक तरीका तो है पूरा जो आपका बुक में दिया हुआ है लंबा चौड़ा, उसको आप फॉलो करके भी बना सकते हैं, उसमें समय लगेगा। आपके पास कम समय रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कीजिएगा यहाँ पर, फिर देखिएगा बराबर का दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन में देखते हैं, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 0 है। वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, x की जगह में डायरेक्ट 4 लिखता हूँ मैं, 4 - 2, फिर y के स्थान पर देखिए 0 है, 0 बराबर 4। इसको सोल्व करते हैं, 4 - 0 बराबर 4, 4 बराबर 4। देखिए ऑप्शन नंबर पहला फिट हो जा रहा है,
यही इसका सही आंसर होगा। दोनों तरफ 4 आया है और बराबर, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax+7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। a का मान बताना है। यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, बिंदु दिया गया है, उससे आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। x बराबर 3 दिया है यहाँ पर देखिए, और y बराबर 4 दिया गया है। पहला वाला x रहता है, सेकेंड वाला y रहता है। अब यहाँ पर इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए वैल्यू पुट करेंगे, 3 × y का वैल्यू 4 है तो 4 रखेंगे, फिर बराबर है, बराबर रखेंगे, फिर a का तो वैल्यू निकालना है, फिर x का वैल्यू देखिए 3 दिया हुआ है यहाँ पर, तो a × 3 जोड़ 7। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 चौके 12 बराबर 3a + 7। अब इसको हम लोग पूरा का पूरा सोल्व करेंगे, तो उसको सोल्व करेंगे हम लोग तो ऑप्शन नंबर दूसरा आ जाएगा, a का वैल्यू 5/3। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 14 नंबर की ओर। x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं, x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर। x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं। देखिए x अक्ष में इस तरीके से हमारा निर्देशांक रहता है, ये वाला है x अक्ष, ये वाला है y अक्ष। तो x अक्ष में कब रहेगा, जब y का वैल्यू 0 रहेगा। जब y का वैल्यू 0 रहेगा तब। तो y का वैल्यू 0 किस में है, इसमें तो है, लेकिन ये तो मूल बिंदु है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, x, 0। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। दो भिन्न रेखा में, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। एक तो हो सकता है 0, एक भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी 0 नहीं दिया हुआ है। मान लेते हैं दो रेखा इस तरीके से कट गया, तो कितना उभयनिष्ठ बिंदु है, सिर्फ एक, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर, दो भिन्न न्यूनकोण का अंतर क्या होगा। दो न्यूनकोण का अंतर क्या होगा, एक न्यूनकोण, अधिक कोण, समकोण, इनमें से कोई नहीं, तो न्यूनकोण का अंतर न्यूनकोण ही होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। यदि दो कोणों का योग 90 हो तो वे कोण कहलाते हैं। दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे समपूरक कहते हैं। 180 होगा तो समपूरक और 90 रहेगा तो पूरक, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, आकृति में x का मान, आकृति में x का मान बताना है। यहाँ पर आकृति है, यहाँ पर x का वैल्यू बताना है, x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बहुत ही ईजी है, एक सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण होता है, यहाँ पर 130 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर जो बचेगा वो 180 में 30 घटाएंगे तो आएगा, तो 180 में हम लोग 130 माइनस कर देते हैं तो 50 डिग्री बचेगा। अब ये वाला कोण 50 हो गया तो ये वाला कोण भी 50 हो जाएगा। एकांतर अंतः कोण से x का वैल्यू 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि AB बराबर QR, BC बराबर PR और AC बराबर QR है तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम होगा बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, त्रिभुज CBA सर्वांगसम त्रिभुज PRQ। फिर देखिए नेक्स्ट 21 नंबर, दो समकोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कर्ण AC बराबर है कर्ण DF तथा अन्य भुजा AB बराबर है DE हो तो दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वांगसम होंगे। तो कहीं पर भी दो समकोण त्रिभुज रहेगा, सर्वांगसम रहेगा, तो हमेशा RHS से होता है, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो इसको याद रखिएगा, कहीं भी समकोण त्रिभुज दिख रहा है और सर्वांगसम है तो हमेशा RHS लगा देना है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर का क्वेश्चन है,
त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा बड़ा होता है, इसको भी आपको याद रखना है। ये त्रिभुज है, ये भुजा को जोड़ेंगे तो हमेशा ये तीसरी भुजा से बड़ा होगा, इसको ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे पर लंब होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है, लंब। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की ओर। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड तीसरी भुजा के खलिस्तान होती है। तो इस तरीके से मानकर चलिए एक त्रिभुज है और ये भुजा का मध्य बिंदु ये वाला है मान लीजिए, और ये भुजा का मध्य बिंदु ये वाला है, दोनों को मिला देंगे तो बताना है कि ये वाला भुजा का क्या होगा। ठीक है, ये वाला भुजा का क्या होगा, ऊपर वाला भुजा क्या होगा, नीचे वाला भुजा से। तो आधा मानकर चलिए, नीचे वाला अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये वाला आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आधा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर की ओर। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना त्रिभुज होता है। दो समांतर रेखा इस तरीके से है, कलर चेंज कर दूं मैं, इस तरीके से है, इस तरीके से है, 1 मिनट, ये है दो समांतर, और एक प्रतिच्छेदी रेखा इस तरीके से है, और अंतःकोणों का समद्विभाजक इस तरीके से। यहाँ पर मैं इससे भी कलर चेंज कर दूं, अच्छा दिखेगा, इस तरीके से, और इधर इस तरीके से, और यहाँ पर भी इस तरीके से, और ये इस तरीके से। यहाँ पर जो ग्रीन कलर का चतुर्भुज बना है, ये कैसा चतुर्भुज है पूछा जा रहा है, तो ये एक आयत बनेगा। ठीक है, ये आयत बनेगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, आयत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर की ओर। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है। इस तरीके से देखिए, एक यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, इस तरीके से मानकर चलिए समांतर चतुर्भुज है, ओके, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, और यहाँ पर एक त्रिभुज भी है और इसका आधार सेम है, इस तरीके से है। तो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से आधा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आधा। त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल से आधा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर की ओर। 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। 3 1 2 3 असंरेखी है और यहाँ से कितना वृत्त खींचा जा सकता है, तो एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, एक और केवल एक। फिर देखिए नेक्स्ट 28 नंबर, आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण है, तो कोण BCD का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चतुर्भुज है जो कि वृत्तीय या चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहाँ पर हम लोगों को कोण BCD का वैल्यू बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 80 डिग्री। कोण BCD 80 डिग्री हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर की ओर। एक त्रिभुज ABC की रचना संभव नहीं है यदि, देखिए कोई भी त्रिभुज हो, पहले भी मैंने बताया आप लोगों को कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर पहला में देखिए ज़्यादा है और साथ में बराबर का भी साइन है, यहाँ पर बराबर, तो बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर है तो फिर संभव ही नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा, ये तो बिल्कुल सही है कि दो भुजा का योग बड़ा हो रहा है तीसरी भुजा से, और यहाँ पर देखिए माइनस करने से भी तीसरी भुजा जो है वो बड़ा ही होगा, ये तो कॉमन सी बात है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। दो भुजा का योग हमेशा बड़ा होता है, ना कि बराबर भी हो सकता है
और बड़ा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, सिर्फ बड़ा होता है। तो यहाँ पर बराबर का साइन दिख रहा है नीचे, इसलिए गलत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर की ओर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर त्रिभुज का 3 भुजा होता है, पता है आपको। पहला भुजा 8 है, दूसरा भुजा 11 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। तो 32 इसका परिमाप दिया हुआ है, 32 में 19 माइनस कर देंगे तो तीसरा भुजा आ जाएगा। तो हम लोगों के पास तीनों भुजा मिल जाएगा, भुजा ए, भुजा बी और भुजा सी, और तीनों भुजा रहेगा तो हीरोन का सूत्र से हम लोग आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हीरोन का सूत्र से है। 31 नंबर, हीरोन सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ ए बी सी है, ए बी और सी क्या है? त्रिभुज की भुजा है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज की क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, त्रिभुज की भुजाएं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, इस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो घन है, तीन, इसका सभी भुजा बराबर होता है, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब बराबर होता है। तो आसानी से फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, तो आसानी से कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर की ओर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जहां r बेलन की त्रिज्या है, h बेलन की ऊंचाई है। तो कॉमन सी बात है, बस यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू r प्लस h। यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो ऑप्शन नंबर पहला सही होता, 2πr। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्या पूछा जा रहा है, कुल पूछा जा रहा है या वक्र पूछा जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर कुल पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 2πr इंटू r प्लस h, और अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 2πrh सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, r त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो यहाँ पर गोले का आयतन का फॉर्मूला बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1/6 पाई 2r का क्यूब। तो यहाँ पर 1/6 पाई 2r का होल क्यूब इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लंब वृत्तीय शंकु का आयतन का फॉर्मूला रखेंगे हम लोग और वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पाई है उसका आप सॉल्व मत कीजिएगा, पाई को पाई ही रहने दीजिएगा क्योंकि ऑप्शन में सब में पाई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर की ओर। गणित के परीक्षा में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 55, 36, 25, 62, 95 है। तो इसका परिसर क्या होगा? परिसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 70, दूसरा 273, तीसरा 120, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 70 इसका परिसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर की ओर। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए माध्य का सूत्र है। तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए माध्य का सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। इन गोलों का बहुलक क्या है? तो यहाँ पर बहुलक बताना है। बहुलक का फॉर्मूला लगाइएगा, आराम से निकल जाएगा, 0, 1, 3 या 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका बहुलक 3 होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर।
39 नंबर, किसी अभिप्रयोग की दो घटना E1 और E2 है और इसके प्रायिकता PE1 तथा PE2 है, तो निम्न में सत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। जितना भी प्रायिकता होता है उसको जोड़ने से योग एक होता है, हमेशा इसको याद रखिएगा। नहीं छोटा होता है, नहीं बड़ा होता है, बराबर होता है, एक के बराबर होता है। जितना भी प्रायिकता रहेगा सबको जोड़ देंगे तो एक होगा। अगर और एक प्रायिकता रहता PE3 मानकर चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देते PE3 को, बराबर एक हो जाता। फिर देखिए नेक्स्ट 40 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 150 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे हैं। तो एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसको 250 और ऊपर हम लोग लिखेंगे 175 और इसको भाग दे देंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 0.7। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही है। फिर देखिए नेक्स्ट एक आप लोगों के लिए ये है होम टास्क HT, या फिर आप कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे भी यहाँ पर रख दिया है। देखिए क्वेश्चन है आपका 125 का घात 1/3 का मान क्या होगा? 5 होगा, 1/5 होगा, -5 होगा, या इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, देखना चाहूँगा कि कितनों को इनका आंसर पता है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर मैंने टोटल आप लोगों के लिए 40 वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन लाया। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा हेर फेर रहेगा लेकिन बेसिक यही रहेगा। इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जेक के द्वारा निकाला गया मॉडल क्वेश्चन, मेरे द्वारा बनाया गया मॉडल क्वेश्चन और मेरे द्वारा ये जो वायरल क्वेश्चन है, ये 3 वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आराम से आपका A+ मार्क्स आ जाएगा। A+ रिजल्ट लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए तीनों वीडियो को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर सभी सब्जेक्ट का तीनों वीडियो को देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ होगा और उनका भी एग्जाम अच्छा से जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।